Prominent right-wing activist Charlie Kirk was shot dead. A man was running for his life before a suspect beheaded him with a machete. A grisly stabbing in Charlotte, North Carolina. Victim is a Ukrainian refugee. The suspect is an ex-con. बीते एक हफ्ते में अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है उसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले बुधवार को मशहूर राइट विंग एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क को एक यूनिवर्सिटी इवेंट के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यह एक लोन वुल्फ अटैक है जिसे 22 साल के टाइलर रॉबिन्सन ने अकेले अंजाम दिया। We got him. A family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राइट विंग मेगा बेस ने इस घटना के लिए सो कॉल्ड रेडिकल लेफ्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, प्रोमिनेंट मेगा वॉइसेस ने इसे अमेरिका में राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में जंग की शुरुआत बता दी। Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रॉबिन्सन ना तो ब्लैक है, ना तो ट्रांस है, ना तो कोई लेफ्ट मार्क्सिस्ट है, तो पूरा नैरेटिव ही अपने मुंह के बल पर गिरने लगा और लोगों ने फिर शांति बहाली की बात करनी शुरू कर दी। ऑल्दो रॉबिन्सन ने अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसके पेरेंट्स रिपब्लिकन वोटर्स हैं। ऐसे में लेफ्ट की लिंक्स की जगह असैसिन की रिपब्लिकन लिंक्स के बारे में ऑब्वियसली बातें सामने आ रही है और ना ही उसका धर्म, ना ही उसका स्किन कलर जो नैरेटिव है उसे सूट करता है। इसी हफ्ते अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सबवे की वीडियो भी वायरल होती है जिसमें एक आदमी एक महिला पर चाकू चलाते हुए हमला करते हुए उसे देखा जाता है। यह बिल्कुल अनप्रोवोक्ड अटैक होता है। शार्लेट शहर के मेट्रो के अंदर देर रात हुए इस अनप्रोवोक्ड अटैक में 23 साल की यूक्रेनियन रेफ्यूजी आयरीना की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। वैसे तो घटना 22 अगस्त की है, लेकिन इसका जो वीडियो है वो इसी हफ्ते वायरल होता है और क्योंकि इस घटना में जो अटैकर है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से है, जो बाय द वे एक रिपीट ऑफेंडर भी है और जिस शहर में यह हादसा होता है वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है, तो जाहिर सी बात है इस पर राजनीति जमकर आज हो रही है अमेरिका में। और फाइनली इसी हफ्ते अमेरिका के डैलस शहर में एक भारतीय मूल का चंद्र नागमलिया को उसकी पत्नी और बेटी के सामने बहुत बेरहमी से मार डाला गया। एक मोटेल के वॉशिंग मशीन को लेकर एक विवाद पलक झपकते ही एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। इस घटना की भी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है। जो अटैकर है यॉर्डेनिस कॉबोस मार्टिनेस, वो नागमल्ला के कटे हुए सर को लात मारते हुए भी उसे देखा जाता है। हम आपको यह पूरा सीसीटीवी वीडियो यहां नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अब यह अटैकर पुलिस कस्टडी में है। दुख की बात यह है कि अमेरिका में जब हर दूसरे जो किलिंग पर है उसमें आउटरेज होता है, इसको लेकर कोई खास आउटरेज नहीं हुआ है। नेताओं ने कोई बयानबाजी नहीं की है क्योंकि शायद यहां कलर, नेशनैलिटी, पूरा उसमें जो नैरेटिव है उसमें फिट नहीं होता है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर इन 3 मेजर घटनाओं ने, इन मौतों ने अमेरिका में बढ़ते हुए पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा है। जहां चार्ली कर्क के केस में अमेरिका में बढ़ रहे पॉलिटिकल वायलेंस वो उजागर होता है, वहीं सबवे स्टैबिंग में अमेरिका के सोसाइटी में जो गहरा रेशियल डिवाइड है वो हमें साफ दिखने को लगता है, जो स्प्लिट वाइड ओपन है अमेरिका। और फाइनली नागमल्ला के केस में जो अमेरिकन सोसाइटी में इमिग्रेंट्स, खासकर की अब इंडियंस के अगेंस्ट जो बढ़ रहे हेट क्राइम्स हैं, उसके बारे में हमें बात करना ही होगा। अब हम मजबूर हो रहे हैं। ये तीनों इंसिडेंट्स दिखाते हैं अमेरिका में कैसे एक्सट्रीमिज्म, रेसिज्म, xenophobia और पॉलिटिकल वायलेंस का आज वो एक गढ़ बन रहा है। अमेरिका की ये हालत दोनों पार्टीज ने की है। एक तरफ लेफ्ट वोक डेमोक्रेटिक साइड, उन पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया है, जेंडर राइट्स को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, डाइवर्सिटी के नाम पर व्हाइट्स को चुप कराने की कोशिश की है और लैक ऑफ लीडरशिप और विजन की वजह से कोई क्लियर डायरेक्शन अमेरिका को वो दे नहीं पाए। उधर राइट की तरफ जो एलिगेशन है, डोनाल्ड ट्रंप भाई पावर में है, राइट विंग का दबदबा है, तो कोर्स करेक्शन और रिफॉर्म की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस नफरत के आंख को ठंडा करने के बजाय इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में इन तीनों इंसिडेंट्स को थोड़ा करीब से देखेंगे, अमेरिका का बंटवारा कैसे हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वहां की सरकार इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या मेजर्स ला रही है उस पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे और फाइनली एक एस्पिरेशनल ग्लोबल पावर के तौर पर भारत को क्या सीख लेनी चाहिए अमेरिका की गलतियों से, यह जानने की कोशिश करेंगे। 10 सितंबर को चार्ली कर्क यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकन कमबैक टूर पर थे। इस इवेंट में वो कॉलेज के ओपन कोर्टयार्ड में लगभग 3000 लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट कर रहे थे। इसी बीच एक पार्टिसिपेंट ने उन्हें अमेरिका में गन वायलेंस पर एक सवाल पूछा, लेकिन इससे पहले कि कर्क अपना जवाब पूरा दे पाते, कोर्टयार्ड के सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने वहां के छत से एक गोली चला दी। ये गोली सीधा जाकर कर्क के गले पर लगती है और इससे उनकी मौत हो जाती है। कॉलेज कैंपस में एकदम से पैनिक और केओस फैल जाता है और किसी के बीच शूटर वहां मौके
मौके से फरार हो जाता है। इस हाई प्रोफाइल असैसिनेशन ने पहले से ही बटे हुए अमेरिकन सोसाइटी को और भी ज्यादा पोलराइज कर दिया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक हाईली स्पेसिफिक, एक टारगेटेड अटैक था। जो अटैकर था वो चार्ली कर्क को मारने के लिए आया था, और क्योंकि कर्क एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था तो ये क्रिस्टल क्लियर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक हमला था, असैसिनेशन था। लेकिन सवाल यह है कि अटैक आखिर ऐसे किसने और क्यों करवाया होगा। रिपब्लिकन्स और राइट विंग्स ने बिना समय व्यर्थ किए इस पूरे मामले में डेमोक्रेट्स और रेडिकल लेफ्ट विंग को ब्लेम कर दिया। राइट विंग चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स ओपनली सिविल वॉर की बातें करने लगे, कहने लगे यह अटैक राइट विंग की आवाज दबाने के लिए किया गया है, राइट विंग के वॉइसेस को खत्म करने के लिए किया गया है, इसके पीछे रेडिकल लेफ्ट की सोची समझी चाल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरफ जहां बराक ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इस अटैक को, पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम कर रहे थे, शांति की अपील कर रहे थे, पॉलिटिकल यूनिटी की अपील कर रहे थे, वहीं करंट कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के लिए रेडिकल लेफ्ट को ब्लेम कर रहे थे। उनके वीडियो मैसेजेस में साफ दिख रहा था कि शांति की अपील नहीं हो रही थी, एकता का संदेश नहीं दिया जा रहा था, बदले की भावना से पॉलिटिकल वायलेंस की बातें की जा रही थी। ट्रंप के ट्रस्टेड एलाय के तौर पर कर्क एक व्हाइट हाउस में उनका आना जाना भी था। 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का एक संगठन बनाया था। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट लिबरल कॉलेजेस में कंजर्वेटिव आइडियाज स्प्रेड करने जाती थी। कर्क खुद भी लिबरल कैंपसेस में प्रूव मी रॉन्ग स्टाइल, ओपन स्टाइल डिबेट्स के लिए मशहूर थे। उनके सोशल मीडिया और पॉडकास्ट टॉपिक्स ऑलमोस्ट हॉट बटन पॉलिटिकल इश्यूज पर फोकस रहते थे, जैसे गन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, फेथ, फैमिली वैल्यूज, अबॉर्शन। कर्क की बयानबाजी इतनी विवादास्पद थी, और कितनी थी ये आप बस 30-40 सेकंड में समझ लीजिए। If I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. You had a daughter and she was 10 and she got raped. And she was going to give birth and she would, no, wait, and she was going to give birth and she was going to live. Would you want her to go through that and carry her rapist baby? That's off. The answer is yes, the baby would be delivered. You do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. You had to go steal a white person's slot to go be taken. I can't stand the word empathy. Actually, I think empathy is a made-up new age term that does a lot of damage. इसमें कोई डिबेट नहीं है कि कर्क के व्यूज जानबूझकर प्रोवोकेटिव थे, सुप्रीमिस्ट थे, एक्सप्लॉइटेटिव थे, एंटी वुमेन थे, हेटफुल थे, लेकिन किसी के विचार भी कितने भी विवादास्पद हो, कितने भी अनएक्सेप्टेबल हो, लेकिन गोली उसका जवाब नहीं हो सकती है। चाहे भारत हो या अमेरिका हो, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक डेमोक्रेसी में होती है। जस्ट बिकॉज कोई हमारे व्यू से अग्री नहीं करता है, आपसे अलग ओपिनियन रखता है, तो क्या आप उसे जाकर गोली मार दोगे? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। कर्क को अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी पसंद नहीं करती थी, और नेचुरली उससे नफरत करने वाले लोग आपको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पर मिल जाते, कुछ तो इतना कि उसके मौत का जश्न भी ऐसे लोग मनाते हैं। ट्रंप और उसकी मेगा बेस ने भी कर्क की मौत के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया। ये जो लिबरल है, रेडिकल लेफ्ट विंग है, ये जो मौत का जश्न मना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल हुए उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट को भी याद किया, ये प्रूव करने के लिए कि देखो 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 हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे खून के प्यासे हैं, वायलेंस पर उतर आए हैं, अपने आप को पूरे राइट विंग को बाय द वे इस वायलेंस का विक्टिम बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति बहाली की बात नहीं की, विक्टिमाइजेशन की बात की। लेकिन जो ट्रंप ने बहुत ही कन्वीनियंटली अपने सपोर्टर्स को नहीं बताया वो यह है कि बीते कुछ महीनों में हुए ऐसे अलग अलग स्टेट्स में डेमोक्रेटिक लीडर्स पर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो यह है हालत अमेरिका की। अभी जून के महीने में ही अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट में 2 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स और उनकी फैमिलीज पर भी जानलेवा हमला होता है, जिसमें फॉर्मर हाउस स्पीकर मेलिसा हॉटमन और उनके पति की मौत हो जाती है। एक और स्टेट लेजिस्लेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी को भी इस अटैक में गोली लगती है। इस केस में अटैकर एक जाना माना रिपब्लिकन वोटर निकलता है। तो यह बात साफ है कि अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस किसी एक साइड से नहीं हो रहा है। कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था, राइटिंग हुआ था, वो हम भूल नहीं सकते हैं। यह एक डीपर प्रॉब्लम बन चुका है अमेरिकन सोसाइटी में कि अगर किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो उससे मारपीट नहीं, सीधा गोली भी चला दो। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक रीसेंट पोल के मुताबिक 34% अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स ने माना है कि कुछ सिचुएशंस में कैंपस में फ्री स्पीच रोकने के लिए वायलेंस यूज करना ठीक है। 2021 में यह नंबर 24% का था, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। यह है लिबरल कॉलेजेस अमेरिका की, वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस अमेरिका की। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में वायलेंस आखिर बढ़ क्यों रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलिटिकल वायलेंस 4 कंडीशंस में बढ़ता है। पहला, जब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज तेजी से किसी देश में कम होने लगते हैं, माने आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। दूसरा, जब सोसाइटीज रेस, रिलीजन, एथनिसिटी के बेस पर बट जाती है, माने वही मटन, मुगल, मंगल सूत्र, मस्जिद वाला फोकस।
तीसरा, जब पॉलिटिकल लीडर्स वायलेंस को टॉलरेट या इंकरेज करने लगते हैं। और चौथा, फाइनली जब सिटीजंस के पास आसानी से गन्स या माने किसी तरीके का हथियार अवेलेबल हो जाए। आज के अमेरिका में इस केस में अगर आप देखो तो चारों के चारों बॉक्सेस टिक होते हैं। इससे सिचुएशन बेटर तो नहीं होगा और भी बिगड़ने वाली है। पोलराइजेशन रिसर्च लैब के डायरेक्टर शॉन वेस्टवुड ने डेटा दिखाया कि आज अमेरिका में 1/3 लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो दूसरे तरफ वाले लोग हैं वो मर्डर और पॉलिटिकल वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा है नहीं, लेकिन यह बस दिखाता है कि परसेप्शन जो है लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि वो देखते हैं कि भाई जो दूसरे तरफ का अंधा है वो खून का प्यासा है। सोशल मीडिया, फेक न्यूज, कंस्पिरेसी थियरीज और मिस इंफॉर्मेशन जनता में यह मिसकंसेप्शन और फैलाता है और गहरा कर देता है। डर का माहौल बन जाता है जिसे नेतागण अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। यूनिवर्सल फिनोमिना है ये डर का माहौल पहले से ही अनस्टेबल और एंटी सोशल लोगों के लिए वायलेंस पर उतरने के लिए एक जस्टिफिकेशन बन जाता है। अब उसको पर्सनल रेज को ना, जो उसका अपना गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसे एक पब्लिक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि यार बड़े बड़े लोग इतनी वायलेंस की बातें कर रहे हैं, हम ये काम कर देते हैं, हम ट्रिगर चला देते हैं। उसे लगता है कि वो वायलेंस पर उतरकर किसी लीडर को मारकर वो एक्चुअली समाज सेवा ही कर रहा है, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो चुका है। यह बात उसे समझ में नहीं आती है। कर्क के मौत से अमेरिका एक टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है जहां राइट विंग पॉलिटिक्स और भी कट्टर और भी निडर हो जाएगा, और यह इंडियंस के लिए भी खतरे की बात है। अभी समझाता हूं कैसे। ऑलमोस्ट इसी लेफ्ट वर्सेस राइट के पैटर्न को फॉलो करता है अमेरिका का रेशियल वायलेंस और हेट क्राइम। अमेरिका में हेट क्राइम्स दशकों से ही एक बड़ी समस्या रही है। बीते 2-3 सालों में तो अमेरिका में रेशियल वायलेंस और हेट क्राइम अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर साल 11 से 12 हजार हेट क्राइम के इंसिडेंट सामने आते हैं, जिसमें 30% से करीबन तो आप लगा लीजिए अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ होते हैं, 10% करीब व्हाइट्स के खिलाफ होते हैं। इसमें गन वायलेंस से लेकर आर्सन, इंटिमिडेशन जैसे क्राइम शामिल है। कोविड पैंडेमिक के टाइम पर जॉर्ज फ्लॉयड, अगर आपको याद है, उसकी मौत के बाद अमेरिका में एक भर कर रेस और एथनिसिटी बेस्ड क्राइम पर बातचीत होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगा, इंट्रोस्पेक्शन होने लगा। इसे कंट्रोल करने के लिए, इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ पॉजिटिव मैसेजिंग करने की कोशिश की थी। इससे हेट क्राइम थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी आप लगा लीजिए 10-11 हजार केसेस आते रहे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन पॉलिसीज को खत्म ही कर दिया गया। माने एक ओपन मैसेज दिया गया कि ब्लैक्स या किसी भी रेशियल माइनॉरिटी के लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस या कोई भी स्पेशल कंसिडरेशंस नहीं दी जाएंगी। इससे जो मैसेजिंग गया, पूरे जनता में जो मैसेजिंग गया, वो ये कि अगर आज तक कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर कोई अफ्रीकन अमेरिकन, कोई एशियन, कोई रेशियल या सेक्सुअल माइनॉरिटी का बंदा या बंदी है, तो वो वहां अपने टैलेंट पर नहीं, DEI पॉलिसीज पर आइए। माने कोटा के वजह से आप ऊपर चले हो, व्हाइट्स को दबाकर ऊपर आए हो। ट्रंप के आते ही देश के आर्म्ड फोर्सेस में डाइवर्सिटी हायरिंग बंद कर दी गई। इनफैक्ट अब पूरे फेडरल गवर्नमेंट में सारे DEI प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया है। अब होता यह है कि ऑनलाइन मिस इंफॉर्मेशन, कंस्पिरेसी थियरीज, फेक न्यूज के मदद से अब माहौल ऐसा बन गया है कि जो DEI का पूरा प्रोग्राम था वो रेशियल इक्वालिटी माने बराबरी का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये एक डीवियस प्लान था, रेडिकल लेफ्ट का प्लान था, व्हाइट्स को खत्म करने के लिए, व्हाइट्स को दबाने के लिए। व्हाइट्स इसीलिए खतरे में आ गए थे। अब इस माहौल में जब शार्लेट सबवे मर्डर केस जैसा एक केस सामने आता है, तो रिपब्लिकन लीडरशिप और पूरी मेगा बेस इस इंसिडेंट को ना एक रेस एंगल देती है। राइट विंग अकाउंट्स भर भर के इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन, ये जो खूनी है डी कार्लोस ब्राउन, एक रिपीट ऑफेंडर था। और आपको क्या पता है, इसे DEI कंसिडरेशंस के तहत आजाद छोड़ा गया था, जिसके बाद इसने खुलेआम एक और मर्डर कर दिया। तो गलती लेफ्ट की है, गलती लिबरल जजेस की है। अब अमेरिका में ब्लैक्स और क्राइम का जो एक रिश्ता है, हमेशा से ही उन्हें जोड़कर देखा गया है। और आज भी अमेरिका में के जेलों में अगर आप देखें, यह फैक्ट है कि आपको काफी ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। इसीलिए एक आम अमेरिकन के लिए ऐसे नैरेटिव पर यकीन करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे वो यकीन भी कर लेगा, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। ट्रंप की मेगा बेस इन्हीं एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स को यूज करके फेक न्यूज और डिसओरिएंटेड इंफॉर्मेशन की मदद से जनता में डर फैला रही है। क्योंकि सच तो यह है कि जो शार्लेट सबवे का मर्डर अक्यूज्ड है, डी कार्लोस ब्राउन, वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था, और इससे पहले भी कई मेंटल कंडीशंस की वजह से उसके प्रोटेक्शन में जनवरी में फॉर एग्जांपल वो कोर्ट से रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो अलग डिबेट है, लेकिन DEI कंसिडरेशंस की वजह से किसी खूनी को रिलीज नहीं किया गया था कोर्ट से। लेकिन इतने डेंजरस पर्सन को खुले में छोड़ा क्यों? छोड़ना चाहिए था, शायद नहीं, लेकिन देखिए कैसे हाफ ट्रूथ से मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जाता है, लोगों के अंदर डर बैठाया जाता है। पॉलिटिकल और रेशियल डिवाइड के तर्ज पर अमेरिका में नफरत की एक और नदी बह रही है, और वो है जेनोफोबिया, मतलब फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स के प्रति डर और नफरत का माहौल।
इसी पर्टिकुलर हेट स्ट्रीम के शिकार यूएस में रहने वाले इंडियंस भी हो रहे हैं, जिन्हें पहले यह सामना पहले नहीं करना पड़ता था, अब इंक्रीजिंगली बढ़ गया है। ऑल्दो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था कि चंद्रा नागमलिया इस केस में, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो कोई पर्टिकुलर हेट क्राइम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब नागमलिया को सिर्फ इंडियन होने की वजह से टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन उसकी मौत ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियंस के खिलाफ हो रहे वायलेंस को फिर से अनफॉर्चुनेटली उजागर करता है। फिर चाहे वो ट्रक चलाने वाला गलत टर्न लेने वाला बंदा हो, या फिर H-1B वीजा को लेकर जो इशू बन रहा हो, या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो केस हो, यूएसए की जनता में स्पेशली सोशल मीडिया में भर भर कर आपको आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ वैलिड कारण है और कुछ एकदम ही कॉन्स्ट्रक्टेड कारण है। राइट विंग ग्रुप्स कहते हैं कि इंडियंस H-1B वीजा के थ्रू यूएसए की जॉब्स चुरा रहे हैं, वेलफेयर सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी करी स्मेल के साथ अमेरिकन नेबरहुड्स को इन्वेड कर रहे हैं, अमेरिका के कल्चर को खराब कर रहे हैं। ऑल्दो यूएसए में इंडियन डायस्पोरा में बहुत बेशुमार पैसा है, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी, लेकिन पॉलिटिकली वीक और अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से इंडियंस एक यूनिफाइड स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इन नैरेटिव्स को और हेट को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में सीईओज, जो टॉप इंडियन सीईओज, जिनके बारे में फॉरवर्ड्स हमारे अंकिल जी व्हाट्सएप पर करते रहते हैं, लेकिन असल में वो कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि ट्रंप उन्हें देश से बाहर ना निकाल दे। इनफैक्ट विवेक रामास्वामी जैसे फेमस पॉलिटिशियंस भी, एफबीआई डायरेक्टर, अगर आप कैश पटेल की भी बात करें, वो इंडियंस के बारे में ज्यादा चिंता ना करते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कैश ने तो कर्क की मौत के लिए आंसू बहा दिए, लेकिन नागामल्ला के लिए एक बार ट्वीट तक नहीं किया, जबकि वो मौत और भी ज्यादा हॉरिफिक था, वो मर्डर और भी ज्यादा हॉरिफिक था, बिहेडिंग का केस है। ऐसे में इंडियंस के खिलाफ ऑनलाइन हेट अब धीरे धीरे रियल वायलेंस में बदल रहा है। अभी मई में 31 ईयर ओल्ड के अक्षय गुप्ता को ऐसे ही बिना प्रोवोकेशन के टेक्सास में चाकू मार दिया गया। इससे पहले इंडियन अमेरिकन फैमिली को, 3 लोगों को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। उससे पहले भी बीते महीनों में कई केसेस आपके सामने आ चुके हैं, जहां स्टूडेंट्स को बिना किसी क्लियर रीजन के टारगेट किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 सालों में 100 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में मारे गए हैं। अब सोचिए, 2 या 4 अमेरिकन स्टूडेंट्स अगर इंडिया में उनकी मौत हो जाती किसी भी वजह से, तो हल्ला मच चुका होता, ट्रैवल अलर्ट आ चुका होता, डेफकॉन अलर्ट आ चुका होता, ट्रंप की वार्निंग आ चुकी होती, लेकिन यहां इंडियंस भर भर कर यूएस में मर रहे हैं और एकदम सन्नाटा। चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो या रेशियल वायलेंस हो या जेनोफोबिया हो, इन सब की वजह एक टूटी बिखरी अमेरिकन सोसाइटी है, जहां हर कोई एक दूसरे को आज सस्पिशन से देख रहा है। एक हार्ड राइट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो भैया डिस्ट्रस्ट को और भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि लोग जहां डरेंगे वहां उल्टा ट्रंप और रिपब्लिकन्स का सपोर्ट और बढ़ेगा। याद रखिए, 2026 में अमेरिका का मिड टर्म चुनाव है, तो जाहिर सी बात है हेट और वायलेंस का ग्राफ आने वाले महीनों में और भी बढ़ने वाला है। अमेरिकन सोसाइटी में आज इसे रोकने के ऑप्शंस कम है, यह बात मैं एडमिट करूंगा। देखिए, डेमोक्रेट्स के पास ना नोट है, ना वोट है, और ना ही उनके पास कोई बूता है, ना प्लान है। इसीलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो और स्ट्रांग करने वाली है नहीं, वही रिपब्लिकन्स को एग्जिस्टिंग सूडो डेमोक्रेटिक सिस्टम से फायदा हो रहा है, इसीलिए उनके पास रिफॉर्म करने का कोई इंसेंटिव है नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अभी गन कंट्रोल मेजर को लेकर पूरी तरीके से बटी हुई है, लेकिन एक एवेन्यू है जहां हम चेंज की आशा कर सकते हैं। ये जो आज रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये जो रेडिकलाइजेशन का पाइपलाइन है, कुछ अमेरिकन टेक कंपनीज के हाथों में है, और ये लगभग अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है। सारा हेट, मिस इंफॉर्मेशन, कॉन्स्पिरेसी थियरीज यहीं से तो निकलती हैं। अगर आज भी अमेरिकन लॉ मेकर्स कंस्पिरेसी थियरीज, डिसइंफॉर्मेशन और हेट को एम्पलीफाई करने वाले एल्गोरिथम्स को रोक दे, कंट्रोल कर दे, ऑफ कर दे, इन कंपनीज पर कुछ तरीके का प्रेशर बनाया जाए, तो कम से कम वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के इस पाइपलाइन को रोका जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। दूसरा नॉन टेक सोल्यूशन है कि भाई अमेरिकन को इस बात को यह समझाया जाए कि हर सोसाइटी में रिच, पुअर, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, सुपर डेवलप्ड, हर सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस होते हैं। अब होता यह है कि ये जो नेता टाइप लोग होते हैं, इन फॉल्ट लाइंस को और बड़ा कर देते हैं, खींचते हैं, और मुद्दों को ना लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कईयों का मानना है कि अमेरिका में एक रिसेशन स्लोडाउन आएगा, तो भैया फोकस कर लो H-1B पर, इमिग्रेशन पर, रेस पर, इकोनॉमी पर फोकस मत करो। लेकिन सवाल तब भी घूम फिर कर आता है, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया हो, क्या कोई भी सरकार जो खुद ही नफरत और झूठे नैरेटिव्स के बेसिस पर चल रही हो, वो क्या कभी भी इसको रोकने के लिए कोई ऑनेस्ट स्टेप उठाएगा? जब एग्जिस्टिंग सोशल डिवाइड, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, अरे भैया उसके सबसे जो बड़े बेनिफैक्टर्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, तो इस प्रॉब्लम को वो डील करने के लिए कोई ऑनेस्ट एफर्ट तो नहीं लगाएंगे। तो ये जिम्मेदारी तो आप पर और हम पर ही पड़ती है ना, कि ये जो हेट नैरेटिव है उसे हम रिजेक्ट करें। वोटर्स को ही ये नफरत फैलाने वाले फोर्सेस को रिजेक्ट करना होगा, चाहे वो हार्ड राइट हो, हार्ड लेफ्ट हो। वी द पीपल, हमें ही बोथ को रिजेक्ट करना होगा। अगर ऐसा किया तो नेता टाइप लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें असली मुद्दों पर काम करना होगा। बहुत मुश्किल का काम होता है वो।